YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। तीनों की पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। आज आखिरी दिन है और तीनों पार्टियां, जिसमें सत्तासीन बीजेपी की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो की बात करें, इसके अलावा हालांकि जेजेपी भी अपने जो उम्मीदवार हैं उनका नामांकन करवा चुकी है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला भी नामांकन भर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। बीजेपी इसमें चारों पार्टियों में सबसे पहले नंबर पर रही। हालांकि इसके अलावा एलएसपी जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, वो सबसे पहले अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर चुकी थी। उसके बाद बीजेपी की ओर से कल ये क्लियर कर दिया गया था कि कृष्ण मिड्ढा, जो कि दिवंगत विधायक जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई है, हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं, उनको मैदान में कल से उतार चुकी है। और रणदीप सुरजेवाला का कल देर रात नाम जो है क्लियर हो पाया था। इससे पहले 3 बार बैठकों का दौर जो है जारी रहा। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में 3 बार बैठकें हुई और कयास लगातार ये रखे कि जेपी सहारण के बेटे पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। लेकिन यहां पासा पूरी तरह से पलट गया नजर आता है। कम से कम अभी तक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, जिनमें मजबूत दावेदार के तौर पर इनको देखा जा रहा है। कांग्रेस जो कि पूरी ही पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रही थी, अब मुकाबला देती नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सिटिंग एमएलए यानी कि कैथल से कांग्रेस विधायक रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं, नामांकन भर चुके हैं। एलएसपी की अगर बात की जाए, विनोद आसरे सबसे पहले नामांकन जो है दाखिल करवा चुके हैं। जिन बाई इलेक्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं, राजनीतिक राजधानी में जो बाई इलेक्शन है वो सबकी नजरों में इसलिए भी है कि जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबकी प्रतिष्ठा का ये सवाल हो चुका है। जींद बाई इलेक्शन, जेजेपी की बात करें, जींद से रैली से ही पांडु पिंडारा से शुरुआत की गई थी पार्टी की। अब जो भीड़ पहुंची थी उनमें वोटर्स कितने हैं या उस भीड़ को वोटर्स में कन्वर्ट करवाने में, तब्दील कर पाने में पार्टी कितनी कामयाब हुई है, इस बात की भी परीक्षा है। दुष्यंत चौटाला कितने स्वीकार्य हैं, इस बात की भी परीक्षा है। दिग्विजय चौटाला पार्टी के पहले इलेक्शन के साथ साथ खुद का भी पहला ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा वो बन पा रहे हैं, वो कितने स्वीकार्य हैं जींद में, ये भी बड़ी परीक्षा है। तो बीजेपी की बात करें, बीजेपी सत्तासीन है खुद, और बीजेपी के विकास के कामकाज पर कितनी मुहर लगेगी, तो बीजेपी की भी अपने आप में परीक्षा है। सहानुभूति का फैक्टर कितना बड़ा रखेगा, इस बात की भी परीक्षा है। तो परीक्षा का मैदान हो गया है ये जींद का जो चुनाव है, इस पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी है। आपको तमाम फैक्टर्स हम बता दें, क्योंकि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उनका नरवाना की बात कर लें, अब कैथल की बात कर लें, उसके बाद जींद की बात कर लें, एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। हालांकि जींद अब वो पहुंचे हैं, लेकिन चौटाला परिवार के साथ कई बार उनका मुकाबला हो चुका है। 4 बार के चुनाव में 2 बार पार्टी सुप्रीमो ओपी चौटाला को वो हरा चुके हैं। अब ये मौका है, जबकि ओपी चौटाला के पोते, हालांकि राजनीतिक जो रास्ते हैं वो अलग हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला के सामने हैं रणदीप सुरजेवाला, इसलिए मुकाबला ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। चलिए, इसे खबर और नामांकन को लेकर ज्यादा बातचीत करेंगे। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे अनिल, नेता विपक्ष से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से नामांकन को लेकर? देखिए, यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको बताना चाहूंगा। जब नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला उनकी गाड़ी उनके बेटे चला रहे थे, जब रणदीप सुरजेवाला नामांकन भरने आए, उनकी गाड़ी कुलदीप बिश्नोई चला रहे थे। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना कोर्ट ये चुनाव होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला का यही कहना है कि इनेलो का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। जो उनका उम्मीदवार है वो यहाँ का लोकल उम्मीदवार है, यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार। बाकी जितनी भी पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सारे के सारे भारी उम्मीदवार है। जो इनेलो के उम्मीदवार है उनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है, रेडू की तरफ से। इसके अलावा बात करें दूसरे उम्मीदवारों की तरफ की, अगर दूसरे उम्मीदवारों की बात करें, रणदीप सुरजेवाला ने अपना नामांकन भर दिया। रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, कुलदीप बिश्नोई, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात करें दिग्विजय चौटाला के साथ जज्बा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दिग्विजय चौटाला ने नामांकन भर दिया है, दुष्यंत चौटाला उनके साथ मौजूद थे। तो कृष्ण मिड्ढा की अगर बात करें, कृष्ण मिड्ढा की तरफ नामांकन भरने आए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद थे। उनका नामांकन जो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा उनकी तरफ से भरवाया गया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। और यहाँ का जो मिनी सचिवालय का नजारा बिल्कुल देखने लायक था। आज नामांकन का आखिरी दिन था, सभी बड़े राजनीतिक दलों की तरफ से आज नामांकन भरा गया। सारे दल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पे पहुंचे थे और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अर्जुन स्टेडियम से अपना काफिला शुरू किया, मिनी सचिवालय तक उनका काफिला आया। इसी तरीके से कांग्रेस लाव लश्कर के साथ आई। वहीं अगर बात करें दिग्विजय चौटाला की, वो चुनिंदा नेताओं के साथ यहाँ पहुंचे थे। जी
अनिल, इनेलो इस बात को बार बार मुद्दा बना रखी है कि उनका ही उम्मीदवार केवल जिन का स्थानीय उम्मीदवार है, बाकी सब बाहरी हैं। क्या ये फैक्टर काम करेगा? चूंकि जिन के लिए या जिन जिले की सभी सीटों के लिए नया नहीं है बाहरी उम्मीदवारों का आना। देखिए, ये कोई फैक्टर इतना ज्यादा काम नहीं करेगा। हालांकि ये मुद्दा होता ही है, जब कोई बाहरी उम्मीदवार आता है तो जो लोकल उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि फला फला उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार है। यहाँ रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय चौटाला को बाहरी उम्मीदवार बताया जा रहा है, क्योंकि अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला नरवाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका गाँव नरवाना विधानसभा में पड़ता है। वहीं दिग्विजय चौटाला सिरसा जिले से आते हैं। तो ऐसे दूसरे राजनीतिक दल बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बाहरी उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं इनेलो भी इस लड़ाई में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये बात कह रही है। लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव है, काफी हॉट चुनाव होने जा रहा है, काफी माहौल यहाँ पे गर्म रहने वाला है। जी अनिल, मांगेराम गुप्ता को लेकर कोई अपडेट आपको मिल पाई है? क्योंकि पहले टिकट देने वालों की कतार लंबी थी, अब उनका समर्थन लेने वालों की भी कतार है। बिल्कुल, देखिए, मांगेराम गुप्ता कि इस चुनाव में इतनी पूछ होगी शायद मांगेराम गुप्ता ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक वक्त होता था जब मांगेराम गुप्ता की जीन में तूती बोलती थी, लेकिन अब मांगेराम गुप्ता कहीं ना कहीं एक नेपथ्या में चले गए थे, वो एक एक्टिव राजनीति से दूर चले गए थे। जैसे उपचुनाव की घोषणा हुई तब सभी दलों ने मांगेराम के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। अगर आज की बात करें, आज रणदीप सुरजेवाला ने जैसे ही जीन में एंटर किया, सबसे पहले वो मांगेराम गुप्ता के घर पे गए, मांगेराम गुप्ता का आशीर्वाद लिया। बाद में मांगेराम गुप्ता ने खबरें अब तक से खास बातचीत में यही कहा है कि सभी राजनीतिक दल उनके पास आए थे, तकरीबन सभी दलों को टिकट भी देना चाहते थे, लेकिन आज रणदीप सुरजेवाला आए हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में प्रचार नहीं करेंगे, किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं मांगेंगे, ना किसी उम्मीदवार की खिलाफत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला को यही कहा कि वो उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे। तो हाँ, बस बशर्ते उन्होंने रणदीप को आश्वासन जरूर दिया कि वो उनकी कोई खिलाफत नहीं करेंगे। ठीक है अनिल, अभी तक बातें ये थी कि सत्तासीन बीजेपी और जेजेपी में मुकाबला हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला के मैदान में आने से समीकरण कितने बदले हैं? बिल्कुल, देखिए, रणदीप सुरजेवाला के आने से मैदान में समीकरण बिल्कुल बदल ही गए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की अब तक कोई संभावना नहीं थी, लेकिन देर रात जैसे ही रणदीप सुरजेवाला की घोषणा हुई, सभी राजनीतिक दलों के समीकरण यहाँ पे बिगड़ गए। क्योंकि अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता है, कई बार विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं। इनके पिता शमशेर सुरजेवाला कई बार विधायक मंत्री बने हैं, और आज के वक्त अगर रणदीप सुरजेवाला की बात करें, गांधी परिवार के राहुल गांधी के काफी करीब इनको माना जाता है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला का गृह जिला भी जींद पड़ता है। जाट मतदाताओं एक बड़ा फैक्टर है, जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला के आने से कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने अपने अपने जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटजी है, जो एक रणनीति बनाई थी, उसमें भी आने वाले दिनों में बदलाव करना होगा। ठीक अनिल, साथ ही दिग्विजय चौटाला की सबसे बड़ी परीक्षा लगती है। पार्टी का भी पहला चुनाव है, उनका खुद का भी पहला चुनाव है, और खास तौर पर चुनाव भी जींद का है। बिल्कुल, देखिए, जो आपने ठीक कहा, जो सबसे बड़ी परीक्षा दिग्विजय चौटाला के लिए रहने वाली, क्योंकि जननायक जनता पार्टी को बने हुए 1 महीना ही हुआ, और ऐसे में एक बाई इलेक्शन का सामना उनको करना पड़ रहा है, और जजपा का सियासी भविष्य किस तरह की रहेगा वो ये उपचुनाव क्या करेगा। क्योंकि दिग्विजय चौटाला के भी आपने कई बयान सुने हुए, क्योंकि दिग्विजय चौटाला और चौटाला परिवार का सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन रणदीप सुरजेवाला को माना जाता है, और दिग्विजय चौटाला तो कई बार कहते भी रहे कि वो रणदीप सुरजेवाला के सामने कैथल से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मौका उससे पहले ही मिल चुका है। मौका जींद में मिल चुका है, जींद में बाई इलेक्शन है, रणदीप सुरजेवाला भी है और दिग्विजय चौटाला भी है। अब दोनों आमने सामने होंगे, और कहीं ना कहीं जो एक सियासी भविष्य जजपा का किस तरीके का रहेगा, और जो कितने वोट यहाँ पे लेते हैं, किस तरह का चुनाव यहाँ पे दिग्विजय चौटाला लड़ते हैं, उससे कहना कि जजपा और खुद दिग्विजय चौटाला का कहना कि जो सियासी भविष्य वो क्या करेगा। बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण मिड्ढा, वो नॉन जाट हैं। बाकी तीनों पार्टियों की बड़ी पार्टियां हैं, जेजेपी, कांग्रेस और इनेलो, तीनों के जाट उम्मीदवार हैं। इससे बीजेपी के लिए राखें कितनी आसान होंगी, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही मान के चला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बारे में जो एक आम राय है, जो विपक्षी दलों की तरफ से कहा जाता है कि बीजेपी जाति पाति की राजनीति करती है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जाट नॉन जाट की राजनीति करती है, और फिलहाल की अगर बात करें तो 3 बड़े राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से जाट उम्मीदवारों को उतारा गया है। एक तरफ दिग्विजय चौटाला है, एक तरफ उमेद रेड्डू है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, तीनों जाट समुदाय से आते हैं। वहीं अगर बात करें कृष्ण मिड्ढा की, कृष्ण मिड्ढा पंजाबी समुदाय से आते हैं। अगर जींद की बात करें, जींद में सबसे ज्यादा वोट जाटों के है, उसके बाद पंजाबी, बनिया, सैनी, ये वोट अच्छी तादाद में है। और कहीं ना कहीं अगर जाट वोटर्स की बात करें, जाट वोटर सब 3 हिस्सों में जा सकता है, क्योंकि जो इनेलो का उम्मीदवार है वो कंडेला खाप से आता है, रेडू का गोत्र है, और रेडुओं के काफी गाँव है। तो ऐसे में इनेलो मान के चल रही है कि लोकल होने के नाते और कंडेला खाप का होने के नाते उनको ठीक ठाक वोट वहां पे उस बेल्ट में मिल सकते हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला का अपना कद है, उनका गृह जिला है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं को भी लुभाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जाटों में ये मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का सियासी भविष्य है। ऐसे में वो इस मौके को भुनाना चाहेंगे। वहीं अगर दिग्विजय चौटाला की अगर बात करें, जो चौटाला परिवार में अगर हम अजय चौटाला की बात करते हैं, जो जींद जिला है, जींद जिले में जो ज्यादा समर्थकों की गिनती अजय चौटाला समर्थकों की होती थी, क्योंकि अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला की कहीं ना कहीं काफी राजनीति जींद जिले से रही है। तो ऐसे में दिग्विजय चौटाला भी मान के चल रहे हैं कि वो भी अच्छे खासे वोट यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे में जो जाट वोट है, जाट वोट का 3 हिस्सों में डिवाइड होना बिल्कुल तय है। जाट वोट 3 हिस्सों में जाएंगे और बीजेपी भी मान के चल रही है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के सारे, कैप्टन अभिमन्यु सुभाष बराला के, ओम प्रकाश धनखड़ के सारे थोड़ा बहुत जाट वोटों में वो भी सेंधमारी करेगी। बीजेपी ये भी मान के चल रही है। बीजेपी का दूसरा ये मानना है कि जो नॉन जाट वोट होंगे, खास तौर पे पंजाबी, बनिया या जो दूसरी कास्ट के वो जो वोट है नॉन जाट वोट, तो हम सीधा बीजेपी उन वोटों को प्रोवाइड करने की सोच रही है कि अगर वो एक साइड प्रोवाइड हो जाता तो बीजेपी के लिए राह आसान होगी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव उठेगा वैसे वैसे जो सियासी भविष्य है, जो जींद की सियासत है, वो अपना रुख लेती दिखेगी। ठीक है अनिल मोर, हालांकि हाइपोथेटिकल है पूरी तरह से, अगर सुरजेवाला जीत जाते हैं तो जो सीएम को लेकर जितने चेहरे हैं दावेदार कांग्रेस में माने जाते हैं, उनमें उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, एक मजबूत नेता के तौर पर उभर सकते हैं। देखिए, जिस तरीके का सवाल आपने पूछा उसी तरीके से अगर मैं जवाब दूं तो अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ से जीतते हैं या हारते हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला के दोनों ही हाथों में लड्डू यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ पे हारते हैं तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला हार का ठिकरा अपनी ही पार्टी के नेताओं के सिर फोड़ सकते हैं। यानी अगर वो हारते हैं तो वो अपने आप को शहीद यहाँ पे बता सकते हैं। अगर जीतते हैं तो रणदीप सुरजेवाला यहाँ पे हीरो बनेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस किया गया है, पहले विकास साहब के नाम की बात थी, लेकिन एकाएक राहुल गांधी ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला डायरेक्ट राहुल गांधी के उम्मीदवार है, राहुल गांधी ने अपनी पसंद का उम्मीदवार यहाँ पे उतारा है। तो ऐसे में कहना कि जो एक रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी ये मैसेज दिया जाएगा और कहना कि इसी तरीके से यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर रणदीप सुरजेवाला यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो कहना कि जो मुख्यमंत्रियों की लड़ाई, जिसमें पहले ही कई गुट है, उन गुटों में एक गुट के मुखिया रणदीप सुरजेवाला भी है जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो वो दावेदारी प्रबल दावेदारी में हो जाएगी। अनिल, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। सभी की परीक्षा के कुल मिलाकर ये जींद बाई इलेक्शन कम लगता है और नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बड़ा लगता है। नाक की लड़ाई अपने आप में लगता है। जेजेपी और इनेलो की अपने आप में ये लड़ाई है कि वाकई लोकदल कौन सा है, क्योंकि लोकदल जींद जिले में भी मजबूत रहा है, जींद में भी इस सीट पर भी मजबूत रहा है। दुष्यंत और अजय सिंह चौटाला लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वाकई जो असली जो कहें कि लोकदल जो है वो उनके साथ आ गया है, जेजेपी के साथ। अब दिग्विजय को कितना लोग स्वीकार कर पाते हैं, ये बाहरी और स्थानीय नेता और उम्मीदवार का फैक्टर कितना काम करता है। हालांकि हर बार ये होता रहा है कि बाहरी नेता, बड़े नेता जो है अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठता है, इस पर नजरें सबकी टिकी है। रणदीप सुरजेवाला को लेकर कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर वो जीत जाते हैं अपने आप में तो पहली पसंद राहुल गांधी की वो खुद को साबित कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ते इतने आसान नहीं हैं। सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रखी हैं। जो धुरंधर हैं राजनीति के बड़े, वो जींद उपचुनाव में आमने सामने हैं। कौन जीतता है वो दूर की बात है, लेकिन इंतजार सभी को है, नजरें सबकी टिकी है।